ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आप मुझे बताएं कि लास्ट दो एमसीक्यूज आपको समझ आए हैं? पिछले जो दो एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए हैं, क्या वो आपको अच्छे से समझ आए हैं? सर फर्स्ट वाला जो एमसीक्यूज है उसमें आपने क्या Q1 Q2 सेम है। तो Q2 तो 100 माइक्रोकूलम था, वो कैसे सेम होगा? बच्चे, मैंने आपको ये नहीं कहा कि Q1 और Q2 सेम है। मैंने ये कहा कि अगर, अब जरा देखें इसको, अगर यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, लेट से वो 10 माइक्रोकूलम का है, और यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है Q2, और लेट से वो 100 माइक्रोकूलम का है। अब ये श्योरली मैं बता सकता हूं कि जो Q2 है वो बड़ा है Q1 से। मुझे नजर आ रहा है कि जो Q2 है वो 100 है, और जो Q1 है वो 100 है। तो जो Q2 है एक्चुअली वो Q1 से बड़ा है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि चार्जेस इक्वल है। ये मुझे पता है कि Q2 Q1 से बड़ा है, आपको भी पता है ये। मैंने ये कहा ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा, और जो फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे 2-1, Q21 बोलेंगे, क्योंकि फोर्स किस पर लग रही है? Q2 पर, इसलिए मैंने लिखा 2। लगा कौन रहा है? 1, इसलिए लिखा 1। और ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है यानी Q2, वो Q1 को रिपेल करेगा, और ये जो फोर्स लगाएगा ये लगाएगा 1-2। मैंने आपको ये बताया और प्रूव किया कि F12 इज एक्चुअली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। मतलब ये है कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों क्या होंगी? इक्वल। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। बस इतनी सी बात। तो एक्चुअली जो मैंने बात आपको बताई है ना, वो ये है कि चार्जेस चाहे जितने मर्जी बड़े छोटे हो, अगर वो एक दूसरे के करीब पड़े हैं तो वो जो फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे वो इक्वल हो। समझ आ रही है बात? यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगर अब आपको बात समझ आई है तो मुझे बताएं, नहीं आई तो मैं अलग तरीके से बताता हूँ। जी आ गई है सर। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा बच्चे, एक और एमसीक्यू आपको मैं बताता हूँ जी। वो एमसीक्यू ये है कि कहता है जी बच्चे, सर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो डिफरेंट होगी, तो फिर कैसे सेम फोर्स? भाई मैंने मैथमेटिकली आपको साबित करके दिखाया ना कि सेम फोर्स होगी। अगर नहीं साबित किया तो मुझे बताया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो चार्ज पर डिपेंड करती है, लेकिन जो फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चार्ज पर डिपेंड करती है, लेकिन जो फोर्स है वो है QE, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। अगर एक सिंगल चार्ज हो ना, सिंगल चार्ज, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करते हैं। सिंगल चार्ज में आपने फोर्स फाइंड करनी हो। लेकिन अगर आपके पास दो या चार या छह चार्जेस हो, तो फिर आप फार्मूला यूज करते हैं Q1 Q2/R का स्क्वायर। तो आप असल में दो चार्जेस के सिस्टम पर एक चार्जेस के सिस्टम का फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हसीम पुत्र, समझ आई है आपके फार्मूले में क्या फॉल्ट आ रही है? आप एक्चुअली दो चार्जेस के सिस्टम पर एक चार्ज के सिस्टम का फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सारी बात है गलत हो जाए। अच्छा जी, वापस आते हैं। तो मैं एक एमसीक्यूज आपको बताने लगा था। एमसीक्यूज कुछ इस तरह से है। दो एमसीक्यूज मैं आपको करवा चुका हूं। आगे चलते हैं। कहता है कि इफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड a force F1 acts on an alpha particle and F2 acts on electron, then ऑप्शंस में वो कहता है जी F1 is greater than F2, F1 equals to F2, F1 is less than F2, और डी ऑप्शन में वो कहता है जी कि F1 equals to 4F2। जी को बच्चा, इसका आंसर बताया जी।
हीरा इजाज को एमसीक्यू समझ नहीं आया, ओके जी, ऐसा उसमें कुछ था तो नहीं वैसे। एंटी टेस्ट के एमसीक्यू इसी तरह समझने पड़ेंगे बच्चे आपको। लेट्स से जी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है, हम पॉजिटिव इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स से जी ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको पता है हर चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी एक पॉइंट पर, लेट से इस पॉइंट पर मैं रखता हूं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है जी? अल्फा पार्टिकल होता है चार दो हीलियम टू पॉजिटिव, और उसी पॉइंट के बराबर मैं यहां पर रखता हूं एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? ई नेगेटिव। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि इसको ऊपर लग रही है F1, इसके ऊपर लग रही है F2, तो इन ऑप्शन में से फिर क्या ट्रू होगा? बताएं जरा। F1 लेस देन F2, अब्दुल रहमान का कहना है, हसीम का कहना है ए ऑप्शन। अब क्या रहा है जी? डी ऑप्शन। F1 इज ग्रेटर देन F3। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मरवा का कहना है जी बी ऑप्शन। देखें देखें जरा। F1 इज 4 टाइम्स ग्रेटर। अच्छा जी। चले ये प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्योंकि सब इसमें कंफ्यूज है। मैं आपको ये बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है, लेंथी हो जाएगा तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। अच्छा क्या करना है जी? आपने आपने पहले F1 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? आप ऐसा करें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर चार्ज ले लें 1 कूलम। 1 कूलम बड़ा हो जाएगा, आप 1 माइक्रो कूलम ले लें, ठीक है ना? अब आपने काम करना है, कल मुझे ये सॉल्व करके सबने आंसर बताना है। इधर जरा लेंथी हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं करवा रहा। अगर नहीं समझ आएगा फिर मैं कल करवा दूंगा। अच्छा आपने करना ये है कि आपने पहले F1 फाइंड करनी है। कूलम फोर्स का फार्मूला है K Q1 Q2/r²। F1 इक्वल्स टू K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 है 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और Q2 जो है ना, वो ये वाला चार्ज है, +2। अब +2 में आपने याद रखना है, इसका मतलब है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 ये इसका मतलब है। यानी एक जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उस पर इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और अब आपके पास दो है तो आप ब्रैकेट लगा के इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे आप आर लगा ले 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना? तो आपने ये फोर्स कैलकुलेट करनी है, और जब आप ये फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपने करनी है इलेक्ट्रॉन वाली फोर्स। इलेक्ट्रॉन वाली फोर्स आप कैसे करेंगे जी? F2 इज इक्वल टू के की वैल्यू लिखे 9 × 10⁻⁹। Q1 है हमारा 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिवाइड कर दें इसको 1 के स्क्वायर से। इन दोनों फार्मूला जार से आपको आएंगे कुछ वैल्यूज, और फिर उन वैल्यूज का अंदाजा लगाकर आपने मुझे बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। क्लियर होती है बात? स्क्रीनशॉट मारे इसका जल्दी से।
तरीका मैंने आपको बता दिया है, यही तरीका आपने फॉलो करना है। ये क्लास कौन छोड़ के जाई जा रहे हैं? ओके बच्चे, मैं इसको डिलीट करने लगा हूं, नया व्हाइट बोर्ड शुरू करते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज अब बड़े ध्यान से आपने समझना है। ये जितने भी एमसीक्यूज है ना, ये ई कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके वैसे भी एफएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने एफएससी पार्ट 1 का पेपर दिया ना, उनको लग पता गया है कि एमसीक्यू किस तरह के पूछे जाते हैं। तो एमडी के डी कैट लेवल के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो वो हम साथ ही करेंगे। कहता है कि इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड चार्ज, सॉरी, if both magnitude and distance between two charges is doubled, then Coulomb's force will become। ऑप्शन में वो कहता है जी 4 times, 2 times, 8 times, और डी ऑप्शन में वो कहता है जी फॉर एग्जाम्पल कह लें रिमेन सेम। जी बच्चे अपना आंसर बताएं जल्दी से। 4 times। ओके अब्दुल रहमान, बाकी लोग भी अपना अपना आंसर बताएं जल्दी से। अच्छा बच्चे, वो कहता है कि मैग्नीट्यूड डबल है। मैग्नीट्यूड डबल मतलब जो पहले Q1 था वो बन गया 2Q1, जो पहले Q2 था वो भी डबल हो गया, वो बन गया 2Q2। इसी तरह जो पहले R स्क्वायर था वो बन जाएगा 2R होल का स्क्वायर, और जब आप 2R होल का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4R का स्क्वायर। तो अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से आपने देखना है। कूलम फोर्स का फार्मूला है के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब जो नई फोर्स आएगी ना उसको लिखेंगे एफ डैश के एज इट इज। Q1 क्या हो गया था 2Q1 डॉट, Q2 भी हो गया था 2Q2, जबकि जो रेडियस था वो हो गया था 2R होल का स्क्वायर। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 4। तो मैं क्या करता हूं जी, एफ डैश इज इक्वल टू के डॉट 4Q1 Q2, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और नीचे आएगा R का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला 4 और ये वाला 4 मर गया, बाकी जो बच गया उसको लिखे जरा। तो बाकी आपके पास जो बचा है वो है एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो ये देखें ना, एफ डैश तो एक्चुअली एफ के बराबर ही है, क्योंकि ये इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये तो वही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है रिमेन सेम। अगर आप मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों को डबल कर दें इकट्ठा तो फिर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। हाँ लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल करें या सिर्फ आप डिस्टेंस डबल करें तो फिर सेम नहीं रहती, फिर फर्क पड़ता है अलग तरीके से। वो तो अब आप 10th क्लास में पढ़े हैं, मेरा ख्याल है कि अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको ये सारी बातें दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है।
तो मुझे बताएं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया है, क्योंकि यहाँ पर हम लेक्चर एंड कर रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, मुझे फौरन बताएं। क्यू ई वाला फार्मूला कौन सा फार्मूला बच्चे? कौन सा फार्मूला, थोड़ा सा इलेबोरेट करें अपनी बात को। अच्छा ठीक है, उसको देख लेते हैं जी। देखिए मैंने आपको ये बताया, आप मुझे ये कह रहे थे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग होगी ना, तो मैंने आपको ये कहा कि अगर दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो तो जो फार्मूला लगता है वो ये है आर स्क्वायर। ये जो एक्चुअली फार्मूला है ना, ये फार्मूला है फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। दूसरा ये कि जो दूसरा फार्मूला है ना, वो है एफ इक्वल्स टू क्यू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है एफ बाय क्यू। तो जब आप क्यू को उधर भेज देते हैं तो फोर्स का फार्मूला रहता है क्यू ई। ये वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला एक्चुअली सिंगल चार्ज के लिए है। यानी अगर आपके पास एक चार्ज है, आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है, यानी सिर्फ एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर गौर कर रहे हैं, तो फिर बच्चे ये वाला फार्मूला आता है। तो बच्चे मैं ये कह रहा था कि जो मैं ये वाला फार्मूला लिखता हूँ Q1 Q2/r², ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है। जबकि ये जो फार्मूला है क्यू ई वाला, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी ना, वो ये वाले फार्मूले से कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हो और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही हो, अब जो फार्मूला लगेगा ना वो ये वाला होगा, क्योंकि ये जो है ना सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है और ये सिंगल चार्ज के लिए। समझ आ गई है सीन? ओके जी, यहाँ पर मीटिंग एंड करते हैं। आपको क्लास की मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।